शब्द शब्द में सौंधापन हो माटी सा, हो तेरा जीवन जागृत परिपाटी सा। चिंतन बने दियों में स्नेहिल बाती सा, किसी प्रीति में पगी सुमंगल पाती सा। अनजाने भी सगे बने सब अपनों से, तुझ में ऐसा अपनापन विकसाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। तो जैसा आपको पता है, आज का हमारा विषय है मल्टीपल इंटेलिजेंस, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को कैसे हम गर्भ में विकसित कर सकते हैं। इसके विषय में आज हमको जानना है, समझना है। तो यहाँ पहले हम समझेंगे इंटेलिजेंस क्या है, तब तो हम जानेंगे ना कि बहुमुखी प्रतिभाएं क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है। तो एक कंसेप्ट बहुत हमारे समाज में गलत है। वहां ये समझा जाता है कि जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है, अच्छा होता है पढ़ने में, टीचर उसकी प्रशंसा करती है, वो ही केवल इंटेलिजेंट है। ऐसा कतई नहीं है। प्रतिभाशाली शिशु का मतलब ये नहीं है कि उसको क्लास में फर्स्ट आना है या आईआईटी में टॉप करना है, आईआईएम क्लियर करना है, बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। वो साथ में जुड़ के आता है प्रतिभा के साथ। वो प्रतिभा का एक तरह से आप कह सकते हैं एक साइड इनकम है। वो अगर प्रतिभा विकास आप कर लेंगे गर्व से, तो वो बच्चा तो सफलता हासिल करेगा ही करेगा, उसमें कोई संशय ही नहीं है। पर आपको समझना है कि उसके अंदर विभिन्न प्रतिभाओं के विकास के लिए इस 9 महीने की यात्रा में आपको क्या क्या करना है। और यहाँ जो नियमित हमारी कक्षाओं को कर रहे होंगे, माँ की पाठशाला नियमित रूप से करते हैं, इंक्लूडिंग द योग क्लास, जो सुबह योग की क्लास होती है उसमें आप लोग नहीं आते हैं या बहुत कम संख्या में आते हैं, तो आप जानिएगा आगे कि किस तरह से काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए या मोटर स्केलेटल कोऑर्डिनेशन के लिए, स्केलेटो मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए योग कितना आवश्यक है, इवन मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए योग कितना आवश्यक है। तो यहाँ जो भी आपको इस क्लासेस में एक्टिविटी कराई जा रही है, वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी प्रतिभा का विकास शिशु में कर रही है। तो जानने के लिए पहले समझिए कि बुद्धि क्या है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। एक टूल है, जैसे आपका जो ब्रेन होता है या माइंड होता है, इनफैक्ट ब्रेन भी नहीं कहेंगे, माइंड के अंदर ही आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होते हैं, चाहे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का पार्ट है आपका मन और बुद्धि, और चित्त और अहंकार जो होता है वो सबकॉन्शियस का पार्ट होता है। तो बुद्धि जो है वो विकसित की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कंजेनाइटल होता है, हेरिडिटी है, बहुत जेनेटिक फैक्टर्स हैं बच्चे के इंटेलिजेंट होने में, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा होगी वो डेफिनेटली जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होगी, लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप कई सारी चीजों को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करके, अपने जीवन शैली को बदल करके भी बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं। तो मानवीय बुद्धि जो है वो विलक्षण है। मानवीय बुद्धि इसलिए विलक्षण है क्योंकि मनुष्य जो है वो ईश्वर का राजकुमार है और इसके विभिन्न आयाम हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इसीलिए हम इनको क्वोशंट्स में, जैसे IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, वो एक भाग है जब हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करता है, हमारे अंदर कैलकुलेटिंग, कॉग्निटिव मतलब सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटीज, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, ये सब अधिक रूप से विकसित हो, दैट मीन्स योर IQ इज गुड। आप
प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नए विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है, आपका भावनात्मक बुद्धि कैसी है, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, वो राइट ब्रेन के डेवलपमेंट से पता चलता है कि आपका राइट ब्रेन डेवलप्ड है कि नहीं है। उसमें आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस, ये सारा राइट ब्रेन में आता है। और इससे भी ऊपर, क्योंकि ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि कुछ डिग्री का आईक्यू तो पशुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, और कुछ डिग्री की भावनात्मक बुद्धि भी पशुओं में होती है। जैसे कि गाय बहुत ही अच्छा ईक्यू है, घर में अगर किसी को परेशानी हो गई तो आपकी जो गाय हो पाली होगी किसी ने, तो वो भोजन नहीं करती है, वो आंसू भी गिरा सकती है। तो इसका मतलब इमोशनल क्वेश्चन तो पशुओं में भी है। तो ऐसा क्या है जो मनुष्य को इन सभी प्राणियों में सबसे टॉप की कैटेगरी में ला करके रखता है, और वो है उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसकी उसकी सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानने की क्षमता, अपने को समझने की क्षमता, दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं, सोशल क्वेश्चंस हैं, तो हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पर बुद्धि केवल, जैसा मैंने बताया, केवल ये नहीं है कि नंबर ला करके क्लास में अग्रणी रैंक पे रहना। बुद्धि के कई सारे आयाम हैं, और वैज्ञानिक सदियों से इसके विकास और रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी बुद्धि के बहुत सारे पक्ष हैं। और बुद्धि को समझने के लिए मोटे तौर पे आप इसको दो स्वरूपों में समझिए। पहले जो उसका स्थूल भाग है, स्थूल भाग मतलब कि आपका अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो इस बुद्धि का बेस है। तो अगर आपका न्यूरोजेनिक सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा है, ग्रॉस रूप से ये मोटे तौर पे सही है, हेल्दी है, इट इज फुली डेवलप्ड, देन यू आर डेफिनेटली इंटेलिजेंट। आपके अंदर कुछ डिग्री की इंटेलिजेंस है। और सूक्ष्म यानी कि सोचने समझने की क्षमता जो है, जो इसकी फंक्शनल कैपेसिटी है इस सिस्टम की, उसको आप कहते हैं इंटेलिजेंस। जो कि इसके अंदर फंक्शनल कैपेसिटी, फिजियोलॉजिकल जिसे आप कहेंगे, वो इसकी इंटेलिजेंस के रूप में आप समझते हैं। तो गर्भावस्था में इस विषय की आवश्यकता इसलिए है इसको पढ़ने की, जिससे आप, जो हम आपसे कहते हैं कि आप श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, समुन्नत, संपन्न, स्वस्थ, उच्च व्यक्तित्व का, उत्कृष्ट संतान का निर्माण कर रहे हैं इस समय, तो इसलिए आपको ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट समझने की जरूरत है, जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे कवर करेंगे, क्योंकि वृहद एक विषय है। और इसको जानने से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि पहली क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि शिशु का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, उसकी ग्रास्पिंग बहुत अधिक है, उसकी स्टोरिंग पावर बहुत अधिक है। अगर हम मोटे तौर पे केवल माइंड को हम बाकी सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, या जो साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है जिस तरह से माइंड, अगर उसको भूल जाएं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड, और मोटे तौर पे हम आपको एक लेमैन की दृष्टि से माइंड को दो भागों में विभाजित कर दें, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस लगभग 90% आएगा और कॉन्शियस केवल 10%। और ये सबकॉन्शियस का एक्टिव रहने का समय जो है वो है गर्भधारण के 19th डे से पूरे 9 महीने, और बच्चे के जन्म लेने के 5-7 वर्ष तक। तो ये जो टाइम है वो आपको यूटिलाइज करना है, उसको एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाने के लिए, उसको मल्टी टैलेंटेड पर्सन बनाने के लिए जो टाइम आपको यूज करना है वो है गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद के 5-7 वर्ष। हालांकि गर्भधारण से 3 माह पूर्व अगर आप तैयारी करेंगी तो इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने में, सीखने में आपको बहुत अधिक आसानी होगी। तो ये आपको जानना है कि इस समय गर्भ में और बचपन में आप बच्चे को जो चाहे सिखा सकती हैं। आप उसको मैथ्स की थ्योरम सिखा सकती हैं, कठिन से कठिन मैथ्स सिखा सकती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखा सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के सिखा सकती हैं, उसकी वोकैबुलरी को रिच कर सकती हैं, उसको नई भाषाएं सिखा सकती हैं, उसको म्यूजिक का ज्ञान दे सकती हैं, और उसको एक बहुत ही सेल्फ अवेयर, सेल्फ स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, एक बहुत ही कहना चाहिए अगेन मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकती हैं।
क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे मैंने बताया, उसमें असीमित क्षमताएं हैं स्टोरेज की, यानी कि आप उसे पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकती हैं, बहुत सारा डाटा उसके अंदर फीड हो सकता है, और प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसकी बहुत फास्ट होती है। ऑलमोस्ट 20 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन ये प्रति सेकंड तक प्रोसेस कर सकता है, इतना फास्ट प्रोसेसर है। जबकि कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो चेतन मस्तिष्क है, जो 5-7 वर्ष के बाद टेक ओवर करेगा, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो केवल 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड है। और इसके लिए आप बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने एपिजेनेटिक्स का साइंस दिया और जिन्होंने ये बताया कि जो आपका परसेप्शन है, जो आपकी सोच है, वो आपके शरीर के फंक्शंस को प्रभावित करती है। इसीलिए कहते हैं आपकी जो बायोलॉजी है, आपकी जो सेल की कार्य करने की जो क्षमताएं, या सेल कैसे रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट को, वो आप किस तरह से एनवायरमेंटल स्टिमुलस को लेती हैं और उसको अपने परसीव, मतलब उसको अपना ग्रहण किस रूप में करती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक परिस्थिति में एक व्यक्ति परेशान हो सकता है और सेम परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति संतुष्ट और खुश रह सकता है। तो ये आपके हाथ में है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है, जो जैसा सोचता है करता और वैसा ही बन जाता है। तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपनी परिस्थितियों से कैसे तालमेल बैठाती हैं और उस परिस्थितियों में संतुष्ट और प्रसन्न रहते हुए अपने बच्चे का निर्माण करती हैं। अब जो बात आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में ये थ्योरी प्रस्तुत करी थी, यानी बहुप्रतिभा सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आम धारणा यह है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू, यानी कि केवल इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अधिक है, वे अधिक बुद्धिमान है। लेकिन इस थ्योरी को हार्वर्ड गार्डनर ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं, विशेषताएं हैं जो व्यक्ति जन्म से लेके आता है या उनको विकसित करता है, और केवल एक क्वोशंट यानी कि आईक्यू से केवल उसको नहीं नापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बताया, मान लो किसी को भाषा पे बहुत अच्छा कमांड है, तो वो उसी एक प्रतिभा को लेकर के, मे बी वो बहुत क्लास का टॉपर नहीं है, वो क्लास में अग्रणी नहीं है, लेकिन ही हैज गॉट अ वेरी गुड लैंग्वेज कमांड। तो इसी प्रतिभा के सहारे वो जीवन में आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। और इसी आधार पर उन्होंने 9 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं का उल्लेख किया है। इसको आगे हम समझेंगे। और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात की, इट इज नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट आर यू, इट्स अबाउट हाउ यू आर स्मार्ट। आप कितने चतुर हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, वो नहीं, कौन सी प्रतिभा आपके अंदर विकसित है, वो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई बार हम जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनके माता पिता बहुत निरुत्साहित रहते हैं, निराश रहते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको याद देती हूँ कि हृदयेश्वर भाटी, जो एक बच्चा है 85% डिसेबल्ड है, लेकिन उसकी मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा डेवलप थी कि उसने चेस के अंदर एक बहुत ही यूनिक इनोवेशन कर दिया, एक असाधारण चेंज ला दिया। नॉर्मली आपने देखा होगा चेस में एक बोर्ड होता है और उसमें प्यादे होते हैं, और वो जो होता है पूरा जो चेस बोर्ड लेआउट होता है, उसमें आमने सामने बैठ करके 2 खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन हृदयेश्वर भाटी ने इसके अंदर इतना एक विलक्षण रिवॉल्यूशन कर दिया, एक क्रांतिकारी चेंज कर दिया। उसने ऐसा चेस बोर्ड डिजाइन कर दिया जिसमें कि 6 लोग बैठ करके एक साथ खेल सकते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उसको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप देखिए, कोई एक डिसेबिलिटी नहीं कहते इसको, स्पेशली एबल्ड बच्चे कहते हैं। तो एक तरह की कोई व्यवधान आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो ये हमारे पेरेंट्स को बल्कि आजकल समझने की जरूरत है, जो 2.5-3 साल के बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और स्कूल में वहां उनको वही एक्वायर्ड लर्निंग कि हम उनको अक्षरों का ज्ञान दे रहे हैं, टेबल्स रटा रहे हैं, सम्स करा रहे हैं, और जो बच्चा जितनी जल्दी सीख जाता है उतने माता पिता प्राउड फील करते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे को तो पोएम याद हो गई। दिस इज नॉट द टाइम। इस समय उसकी मस्तिष्क को आपको
नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, उसके मस्तिष्क को पूरा उड़ान भरने की आवश्यकता है, उसके भोजन का, उसके टाइम टेबल का, उसके व्यक्तित्व का, उसके नैतिक मूल्यों का निर्माण का समय है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में जाएगा, और जब सबकॉन्शियस में जाएगा तो पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी उस पर आधारित होगी। तो ये जो समय है शुरू के जन्म के 5 वर्ष, जन्म के बाद 5 वर्ष और गर्भ के 9 महीने, ये आपको बहुत ध्यान से डेवलप करने हैं। इसीलिए आप इन माँ की पाठशाला कक्षाओं का सहारा ले सकते हैं। जैसे कौटिल्य है, गूगल गर्ल है, आप इनसे पूछिए कुछ भी, दे विल आंसर इमीडिएटली। कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ सेकंड्स का ये लोग टाइम लेते हैं, अथवा तुरंत एकदम स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह से निकल आता है। तो क्या ये 5-7 साल से जब से ये अपनी प्रतिभा का इनकी प्रतिभा के बारे में समाज को पता चला है, तो क्या ये 5 वर्ष में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया? नहीं, ये इनके सबकॉन्शियस में फीडेड है। हो सकता है ये इनकी पास्ट लाइफ मेमोरी का पार्ट हो, और हो सकता है इनके पेरेंट्स ने 9 महीने तक इस तरह की साधना करी हो, ज्ञान देने का प्रयास किया हो, जिस तरह से इनका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेटेड है। ये कॉन्शियस ब्रेन का ज्ञान नहीं है, ये सबकॉन्शियस, उनकी अचेतन में स्टोर्ड है सब कुछ। हेलन केलर जो इतनी फेमस ऑथर हुई हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। उन्होंने स्पेशली एबल्ड के लिए बहुत उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ ली। स्वयं वो डेफ एंड ब्लाइंड थे, और उसके बाद भी वो इतनी फेमस ऑथर बनी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंद्रियां, उनकी 2 इंद्रियां इनफैक्ट सुनने की और देखने की इंद्रियां कार्य नहीं कर रही थी, उसके बाद भी उनका ब्रेन वाज फुली एक्टिव। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, और उनकी ये लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो उभर के आई ऑथर के रूप में। सिमिलरली जॉन मिल्टन 43 इयर्स की एज में ही बिकेम ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन बहुत ही प्रख्यात कवि रह चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि एक कोई व्यवधान या एक कोई ऐसी रुकावट बच्चे के जीवन में आने से कोई निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। वहां जीवन रुकता नहीं, आप उसकी अन्य प्रतिभाओं को विकसित कर सकते हैं, और गर्व से आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अगर इसको हम आगे समझते हैं, तो ये बौद्धिक क्षमताएं हर व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में सबके पास होती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में कोई न कोई प्रतिभा लेकर के इस धरती पर आया है। जरूरत क्या है? जरूरत है उस प्रतिभा को पहचानना और उसका विकास, ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें आप उस प्रतिभा को विकसित कर सके। जैसे एक सपोज उदाहरण के लिए कोई बच्चा म्यूजिकली इंटेलिजेंट है और उसको पसंद है म्यूजिक, वो गुनगुना लेता है, ताल, लय, रिदम ये सब समझ लेता है, बैठे बैठे छोटा ऐसे करके ताला भी बजा लेता है, छोटा सा बच्चा। लेकिन माँ आती है, दो उसको लगाती है, आप भैया पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, देखो तुम्हारी टीचर डांटेगी। और उसका वही जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी ब्रेन में, जो सेंटर डेवलप हो सकता था, एक वो लेके आया था अपने साथ, लेकिन उसका विकास वही रुक जाता है। तो आपको बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए। हम यहाँ पे आपकी काउंसलिंग इस तरह से कर रहे हैं कि आप पूरे आंख कान खुले रखिए, अपने दिमाग को खुला रखिए कि आपका जो बच्चा आ रहा है उसमें पता नहीं कौन सी प्रतिभा हो और उसका विकास आप कर सकती हो। तो ये आपको ध्यान देना है, कनेक्ट करना है, और इसीलिए स्पेशल बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है बच्चे के साथ। अगर आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु के प्रति जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है कि वो एक जीती जागती फुली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है, कुछ छोटा सा बच्चा नहीं है, वो एक पूरी हाईली इवॉल्व कॉन्शियसनेस है जो आपके माध्यम से केवल इस दुनिया में आ रही है। आपका पूर्ण अधिकार नहीं है उसके जीवन को डिजाइन करने का। तो इसको पहचानना कि किस तरह से कौन सी प्रतिभा उसके अंदर है ऑलरेडी जिसको हम विकसित कर सकते हैं, और कैसा हम वातावरण देकर कुछ नई प्रतिभाओं को भी हम उसके अंदर विकसित कर सकते हैं, सो दैट ही कैन बिकम मल्टीपली इंटेलिजेंट। मतलब वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी बने। तो ये जो हेरिडिटी, जेनेटिकली इनहेरिटेड जिसे आप कहेंगे, जो जीन्स के रूप में उसको मिल रही हैं, वो
आप अपने ऊपर भी कार्य करिए, इसीलिए हम कहते हैं गर्भधारण से पहले 3 महीने, आप 3 महीने क्यों, आप साल भर तैयारी करिए, 2 साल तैयारी करिए। आपको जो अपनी कमियां लगती हैं उनको दूर करिए, अपने वातावरण का निर्माण करिए, आहार पे काम करिए, स्वाध्याय करिए, जब ध्यान सब कुछ करिए, और अपने जीन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। और साथ में उसके बाद जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो विशेष तौर पे आपको अपने वातावरण, अपने परिवेश, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली, अपने आसपास के लोगों का क्या प्रभाव आप पे पड़ रहा है, उनका गुण योग्यता का प्रभाव भी बच्चे पे पड़ेगा, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि वातावरण परिवेश के प्रभाव स्वरूप भी कुछ गुण योग्यता हम अपने पूर्व जन्मों की प्रगति अनुसार साथ में लेकर जन्म लेते हैं, और कुछ योग्यताएं क्षमताएं ऐसी हैं जिन्हें हम निरंतर अभ्यास से बढ़ाते रह सकते हैं। इफ अ पर्सन इज मे बी, जैसे म्यूजिक का एग्जाम्पल लेकर रहे थे, म्यूजिकली इंटेलिजेंट, और आप जब उसको गर्भ काल के ही वातावरण में म्यूजिक का वातावरण देंगी, आप कुछ गुनगुनाएंगी, कुछ सुनेंगी, नया कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का प्रयास करेंगी, और जब वो आ जाता है, जन्म लेता है, तो निरंतरता उसमें बनी रहे, एक अभ्यास बना रहे, तो डेफिनेटली वो बच्चा म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, बहुत कुछ नाम कमा सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। अब किसी व्यक्ति में ये आवश्यक नहीं कि एक ही प्रतिभा, 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं भी हो सकती हैं। मतलब जैसे कि एक गृहिणी है, अब वो गृहिणी है तो शी इज अ वेरी गुड कुक ऑल्सो, लेकिन उसको कविताएं लिखने का भी शौक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना केवल घर मैनेज करने के लिए ही आई है, उसके अंदर एक और प्रतिभा भी हो सकती है। वो बहुत पंक्चुअल हो सकती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, व्यवस्थित है वो अपने कामों में, साथ में अपने हॉबीज के लिए भी टाइम निकालती है, लेख लिख सकती है, कविता लिख सकती है, गाने में अच्छी हो सकती है। तो आप देखिए किसी में या तो कुछ स्पेशल रूप से 2 या 3 प्रतिभाएं होती हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कई सारी प्रतिभाएं संतुलित रूप में प्रेजेंट होती है, मतलब दे आर मल्टी टैलेंटेड। वो थोड़ा डांस भी कर लेते हैं, थोड़ा वो गीत भी गा लेते हैं, और अपने प्रोफेशन में भी अच्छे हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स में ऐसे जानती हूँ वो बहुत अच्छी कुक भी हैं, और वो अच्छा परफॉर्म भी कर लेती हैं, और बहुत अच्छी सर्जन भी हैं। तो ये एक ऐसा ब्रेन का विलक्षण हमारे मतलब ब्रेन के रूप में कहना चाहिए, एक बहुत ही इवॉल्व्ड कंप्यूटर फिट है, तो उसमें कुछ भी संभव है। और हम उसकी जो क्षमताएं हैं वो इतनी ज्यादा असीमित हैं कि हम जितना भी प्रयास करें कम है। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इन 9 महीनों का पूर्ण रूप से आप यूटिलाइजेशन करिए। 9 महीनों का एक एक दिन, और एक एक दिन का हर पल आप अपने बच्चे के अंदर किसी ना किसी प्रतिभा के विकास में लगा सकती हैं। पर इसके लिए आपको फुल डेडिकेशन, आपको 100 नहीं 200% अपनी क्षमताओं का देना होगा। अब बिफोर वी मूव ऑन टू द सब्जेक्ट की मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, उनको कैसे विकसित किया जा सकता है, हम ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस डेवलप कैसे होती है। तो ये देखिए, ये ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर आपको एक जाला जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये जाला एक सर्किट है। तो आपको मैं थोड़ा सा आपको ब्रेन समझाती हूँ, और इसके लिए हमारे एक भैया हैं ज्ञानेश शर्मा, वो बहुत अच्छी क्लासेस चलाते हैं। उनकी इनपुट से ही मैंने डायग्राम्स और ये थोड़ा सा आपके लिए निकाला है समझाने के लिए। तो ये देखिए, ब्रेन का ये एक भाग है, जैसे ये मेरा हाथ आप देख रहे होंगे, ये एक भाग है ब्रेन का। ब्रेन के ऐसे ही सिमिलर 2 लोब्स होते हैं, जैसे ये आधा भाग ये आधा भाग ये मिल करके ये 2 लोब्स बन के पूरा ब्रेन तैयार हो गया। ये एक सेक्शन एक साइड से हम देख रहे हैं, लैटरल साइड मतलब साइड से हम देख रहे हैं। अब इधर से आके दूसरा ब्रेन भी जुड़ जाएगा, तब ये पूरा, आपने अगर कभी लैब में कोई देखा हो ब्रेन का मॉडल जार्स में जैसे रखे रहते हैं स्कूल्स में, तब आप देखेंगे किस तरह से वो डेवलप हुआ। अब ये ब्रेन के कई प्रकार के हिस्से हैं, ये जानना इतना आवश्यक नहीं है, पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जरूर समझिए, क्योंकि इसका डेवलप होना बच्चे के इंटेलिजेंट होने से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। फिर ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्वस्थ जीवन के लिए। एक पैराइटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल टेम्पोरल लोब होता है, और इन सब में अलग अलग
जो सेंटर्स होते हैं, जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ध्यान देना, प्लानिंग, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, नए विचारों को ग्रहण करना, ये सब सेंटर्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो माथे के पास हमारा ब्रेन होता है, आगे का हिस्सा जो प्रोजेक्टेड है माथे की तरफ, ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। जो पैराइटल लोब है वो मूवमेंट के लिए है। ये नीचे, आप पैराइटल लोब के नीचे पार्ट देखेंगे, टेम्पोरल और इसके बीच में ये जो है स्पीच और स्मेल के सेंटर्स होते हैं। ये फिर टच, टेस्ट, हियरिंग, विजन। ऑक्सीपिटल लोब बेसिकली जो होता है हमारा विजन के लिए होता है, और ये टेम्पोरल में मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशंस, और ये जितनी जो सब कॉन्शियस से चलने वाली जो हमारी गतिविधियां जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स, हम सांस ले रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पता थोड़ी ना चल रहा है कि हम सांस ले रहे हैं। ये सब हमारा जो होता है ये ब्रेन स्टेम से, मेडुला और ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन बेसिकली सेरेब्रम से होता है। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है ब्रेन का। लेकिन अब ब्रेन में क्या चीज है जिससे हमारे जो मैसेजेस हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं? तो ये ब्रेन के अंदर एक जो सिंगल सेल, जैसे एक दीवार बनाई तो दीवार की इकाई क्या है? ईंट, एक एक ईंट लगा के दीवार बनाई। तो ब्रेन कैसे बना है? ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम, इवन स्पाइनल कॉर्ड, ये जितना हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पूरी जो नर्व्स का जो जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिसको हम तंत्रिका कहते हैं, ये इसको आप कह लीजिए पेरिफेरल नर्व्स कह लीजिए, बिल्कुल हमारे जैसे अंगूठे की टिप तक या उंगली की टिप तक हमारे जो नर्व्स आ रही है, तभी तो सेंसेशन है यहाँ। तो इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें सब में जो इकाई है वो है न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन जो होता है वो दो न्यूरॉन एक से एक ऐसे जुड़े होते हैं। देखिए ये न्यूरॉन की टेल मान लीजिए आप, ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस और सेल बॉडी है, ये उसकी एक्सन है, और ये जो निकल रही है ब्रांचेस टाइप की, ये उसके डेंड्राइट्स हैं। और पहले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट दूसरे वाले न्यूरॉन के सेल बॉडी से पास जब आपस में मतलब जुड़ते नहीं है, वो फिजिकली जुड़ते नहीं है, उनके बीच में एक स्पेस होती है, पर इस तरह से एक पूरी चेन तैयार होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन से चौथे। इट्स अ ह्यूज थिंग, और माइक्रो सेकंड्स में सब कुछ होता है। ये जो है, इसको जो स्पेस होती है, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और ये साइनेप्सेस होती है, इससे जो है इंपल्सेस ट्रांसमिट होती है। बस इतना समझ लीजिए आप। और ये जब जो बच्चा आपका, आप अपने बच्चे का ध्यान करिए, उसके अंदर ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, जो आपको बताया जाता है क्लासेस में कि 4 महीने पे 2.5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से डिवाइड कर रहे हैं, और 6 महीने की उम्र में 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से डिवाइड करे। वो क्या है? वो न्यूरोजेनेसिस। ब्रेन जो है बहुत तेजी से गर्भ में डेवलप करता है, और पहले 2 वर्ष में। इसीलिए आज सब जो बातें होती हैं वो फर्स्ट 1000 डेज की होती हैं, यानी पहले 1000 दिन, गर्भ के 9 महीने और पहले वर्ष के जन्म के बाद के 2 वर्ष। इसमें बहुत तेजी से न्यूरॉन्स ब्रेन के डिवाइड करते हैं, न्यूरोजेनेसिस बहुत तेजी से होती है, नहीं मानसिक विकास, मानसिक क्षमताओं का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अब ये फंक्शन कैसे करता है? ये बन तो गया एक आर्किटेक्चर, एक जाल तैयार हो गया। अब जब एक कोई विचार आता है, विचार जब माँ के अंदर आया, ये हम माँ के ब्रेन की बात कर रहे हैं, और डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है न्यूरॉन्स का। बस माँ के अंदर जो विचार आता है वो कैसे बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होता है, इतना तो गुण अभी हम नहीं बताएंगे आपको ना, इस अभी वेल प्रूव्ड है। आप ये देखिए कि आप जब विचार करती हैं तो जो एक सर्किट तैयार होता है, जैसे आप दिवाली की लाइट्स लगाते हैं तो एक से एक कनेक्टेड होती है, एक बल्ब फ्यूज आता है तो बीच में क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो गया, फिर आपको उसको हटाना पड़ता है, सर्किट रीजॉइन करना पड़ता है। इसी तरह से एक विचार से कई सारे न्यूरॉन्स एक तरह से फायर करते हैं। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। द न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। फायरिंग होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, ऊर्जा की, उससे वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक सर्किट बनेगा। तो एक विचार का एक सर्किट, और ऐसे हजारों विचार, लाखों विचार हमारे अंदर आते हैं, और लाखों सर्किट्स कंप्लीट होते रहते हैं। लेकिन ये सर्किट्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं। जिस विचार को हम बार बार दोहराते हैं वो सर्किट परमानेंट होता है। और
इसी तरह से माँ के विचारों से, भावनाओं से के आधार पर बच्चे का सर्किट नहीं कंप्लीट हो रहा, पर ब्रेन आर्किटेक्चर तैयार हो रहा है। तो इसलिए आवश्यक है कि आपका चिंतन, आपका आहार और आपकी जीवन शैली स्वस्थ हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप बचें, फोन को दूर रख के सोएं, भोजन आपका संतुलित सात्विक संस्कारित होना चाहिए, म्यूजिक अच्छा सुने, सुरीला, श्लोक, भजन अच्छे कहना चाहिए, जैसे कि जिसमें कि कुछ लिरिक्स भी अच्छे हो, बोल अच्छे, जैसे गीत आपको हम लोग माँ की पाठशाला में सुनवाते हैं, या वेदों की ऋचाएं आप सुनिए, विभिन्न प्रकार के संस्कृत के श्लोक सुनिए। उससे ये जो न्यूरोजेनेसिस हो रही है, आप देखिए जन्म के बाद ये इतनी तेजी से ये न्यूरॉन्स जो हैं डेवलप करते जाते हैं। 2 साल के बच्चे का ब्रेन आर्किटेक्चर जो है वो अडल्ट ब्रेन आर्किटेक्चर से मिलता है, बिल्कुल अडल्ट ब्रेन आर्किटेक्चर की तरह तैयार हो जाता है। सर्किट्स तब नहीं बनेंगे, सर्किट्स तब बनेंगे जब बच्चे की खुद की सोचने की क्षमताएं विकसित होंगी, लेकिन फंक्शनल रूप में उसकी प्रतिभाएं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में फाइल्स रिकॉर्ड कर देते हैं, उसी तरह से गर्भ में जो भी गर्भ काल के दौरान या एक्टिविटीज आपने करी और वो एक फाइल्स के रूप में अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। इसी तरह से जन्म के 5-7 वर्ष तक जो भी बच्चा आपने आसपास वातावरण में होता हुआ देखता है, उन सारे प्रोग्राम्स को वो डाउनलोड करता जाता है, डाउनलोडिंग हो रही है उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आपके बच्चे का वातावरण कैसा है। अब बात आती है कि जो न्यूरॉन्स उसको जन्मजात मिले या पहले 2 वर्ष में बन के तैयार हो गए, लेकिन उनको विचारों के रूप में, ज्ञान के रूप में, म्यूजिक के रूप में, एक्टिविटी के रूप में अगर भोजन प्राप्त नहीं हुआ, मतलब आपने बच्चे के ब्रेन को स्टिमुलस नहीं किया, उसको कुछ सिखाने का प्रयास नहीं किया, या आप डिसकनेक्टेड है बच्चे से, आप उससे इतने अच्छे से बॉन्डिंग नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स होते हैं जिनका यूज नहीं हो रहा है, वो न्यूरॉन्स डीजेनरेट कर जाएंगे और ये बच्चा जो कि एक जीनियस हो सकता था, ये बस एक एवरेज बच्चा बन के रह जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि इन कक्षाओं को आप मिस मत करिए, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। अगर कोई एक्टिविटी दी जाती है, जैसे हमारी बच्ची प्रेरणा कितनी सारी आपको एक्टिविटीज पिछली बार करा रही थी, पर अटेंडेंस वो सो पुअर, आप रिपीट तो नहीं कर सकते हम उस क्लास को। सुडोकू खिलवाया उसने, गीतों पे एक्टिविटीज रखी, आपसे क्विजेस पूछते हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। जो माँ पूरे पैशन से, पूरे जुनून से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इन एक्टिविटीज को करेंगी, अपनाएंगी, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए उसके बच्चे के कहनी चाहिए ब्रेन को एक तरह का पोषण मिल रहा है। तो वो बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत फास्ट डेवलप करेगा और मल्टीपल टाइप्स की फाइल्स उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी और समय आने पर वो विकसित भी हो जाएंगी। तो आई होप, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और मैं ये जानने का प्रयास करती हूँ कि आप लोग को इतना जो मैंने समझाया अभी समझ में आया कि नहीं आया। 1 मिनट, हाँ मैं आप लोग को देखती हूँ, आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। क्या आपको ये ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरोजेनेसिस, न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट ये समझ में आया कुछ कुछ, या थम्स अप दिखाइए, बताइए तो आगे बढ़े। फिर हम लोग को लेक्चर नहीं देना है यहाँ, बिल्कुल आपको इस नॉलेज को आत्मसात करना है, तभी वो बच्चे तक ट्रांसफर होएगा। अच्छा, प्रियंका को समझ में आया आई होप, है ना। क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, पर अभी आप थम्स अप के निशान से बताइए हाँ आप लोग को इतना समझ में आया। चैट बॉक्स में प्रेरणा आप देखोगे प्लीज कि क्या रिस्पांस आ रहा है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। सबका आ रहा है आंटी, समझ अच्छा, में आया है, समझ में आया है। जी जी बहुत अच्छा। तो अभी हम चलते हैं अब टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इन टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम डिस्कस करते जाएंगे और इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज भी डिस्कस करते जाएंगे, और कुछ एक्टिविटीज तो हम रेगुलरली आपको करा रहे हैं तो हमको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। पर देखिए 9 प्रकार की ये प्रतिभाएं हैं जिनका कि विकास किया जा सकता है।
तो पहली है भाषागत प्रतिभा, मतलब भाषा पे कमांड, लिंग्विस्टिक। दूसरी है गणितीय प्रतिभा, यानी कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि। और तार्किक और गणितीय प्रतिभा जो होती है वो एक ही सेंटर पर डेवलप होती है, इसको कंबाइंड रूप में लिया जाता है। अब इन दोनों को विशेष तौर पे स्कूलों में बहुत महत्व दिया जाता है। बच्चों को हम गणित भी सिखाते हैं, भाषा भी सिखाते हैं। फिर तीसरी और चौथी, ये बल्कि तीसरी, चौथी, पांचवी, जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल। म्यूजिकल को तो फिर भी स्कूलों में बच्चा अपने इंटरेस्ट से लेता है, पर इट इज नॉट कंपल्सरी कि सभी बच्चे को हम म्यूजिक की तरफ प्रेरित करें। पर वैसे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और आगे उसकी पर्सनालिटी के फुली ब्लूम होने के लिए, कि वो पूरी तरह से निखर के आए उसका व्यक्तित्व, उसके लिए इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत आवश्यक है। चाहे तो आप नोट कर लीजिए इसको, कि आपको, हर बच्चे को, हर माँ को अपने शिशु के अंदर इस 3 प्रतिभाओं को अवश्य रूप से विकसित करना है, बिल्कुल अति आवश्यक है, जिससे वो एक बहुत ही इवॉल्व, समझदार, एक कहना चाहिए एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में विकसित होएगा। और उसके ऊपर आपको अधिक मेहनत नहीं पड़नी पड़ेगी। बाकी प्रतिभाओं का विकास, अगर ये 3 प्रतिभाएं आपने विकसित कर दी, तो बाकी प्रतिभाओं का विकास स्वतः होता चला जाएगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो बच्चा स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेगा और किस दिशा में उसको जाना है वो समझ लेगा। तो ये नोट कर लीजिए, आपको इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे अधिक काम करना है। फिर आती है स्पेशल विजुअल, यानी कि दृश्य संबंधी या स्थानिक स्पेस का विजुअलाइजेशन करना, जैसे आर्किटेक्ट लोग करते हैं। फिर बॉडी का एनेस्थेटिक, मतलब बॉडी के मूवमेंट्स कितने वेल कंट्रोल्ड हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं और कितनी जल्दी डेवलप हो रहे हैं, जिसका हमने वीडियो आपको, जो हमने अपनी प्रगति रिपोर्ट की क्लास हुई थी बहुत बड़ी, एक ऑनलाइन जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपको दिखाया था कि जिस माँ ने बहुत नियमितता, एक मैं कहूंगी उस माँ का नाम था रोमा, नियमितता तो थी, लेकिन उसके अंदर एक पैशन था उसकी। वो जब क्लास में आती थी तो उसको क्वेश्चंस पूछना है, उसको एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते थे, बहुत ही मन से, इंटरेस्ट से, पैशन से वो क्लास करती थी, और कोई इसने योग की क्लास नहीं मिस करी। तो उसकी बच्ची 6 महीने में खड़ी हो गई। 6 महीने में, मैं पीडियाट्रिशियंस को जानती हूँ, कोई पीडियाट्रिशियन नहीं कह सकता कि 6 महीने में बच्चा खड़ा हो जाता है। 6 महीने में बच्चे बैठते हैं। और 9 महीने की वो बच्ची बच्चों की साइकिल पर खड़ी होकर के अपने आप को बैलेंस कर रही थी, बॉडी मूवमेंट जिम्नास्टिक जैसे करती। ये क्या था? ये उसकी माँ का योग के प्रति प्रेम और नियमितता और एक पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ क्लास करने का जो रिजल्ट था, वो उसके बच्चे में दिखाई दे रहा था। इसका वीडियो हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो यू विल नो कि किस प्रतिभा का विकास किस एक्टिविटी से किया जा सकता है। फिर आती 8वीं 9वीं जो होती है, वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, दैट मीन्स प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति के साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं, जिनको प्रकृति में रहना, प्रकृति से प्यार है, प्रकृति के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे लोग नदियों से बहुत प्यार करते हैं, अपने पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के स्वामी होते हैं। और लास्ट है एग्जिस्टेंशियल, यानी कि अस्तित्ववादी, अपने अस्तित्व के प्रति जो जागरूक है, वो है एग्जिस्टेंशियल बुद्धि का जो जिसके अंदर डेवलप। तो ये हो गई आपकी 9 प्रतिभाएं। और जो हमने बताया आपको कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, व्यक्तिगत स्वबुद्धि जिसे हम सेल्फ स्मार्ट कहते हैं, और इंट्रापर्सनल यानी कि पीपल स्मार्ट एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये 3 अगर किसी बच्चे में डेवलप्ड हैं, तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर बाकी क्षमताओं का विकास होना बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के स्वामी होते हैं, सॉरी इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं को जानना, अपने बारे में अवेयर होना, अपने विचारों, अपने
अंदर जो चल रहा है, अंदर मन में, अंतःकरण में, उसको समझना, उसके प्रति जागरूक रहना और उसके अनुसार अपना व्यवहार निर्धारित करना। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सेल्फ स्मार्ट या व्यक्तिगत स्वबुद्धि के स्वामी होते हैं, जिनको दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स, मतलब वो अपने बारे में जानते हैं, वो स्वयं को जानते हैं, उनके अंदर समझ होती है कि वो कौन है, उनके विचार क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं। वो अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को जानते हैं। दे आर अवेयर कि उनके अंदर क्षमताएं क्या हैं, उनके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं, और वो ये भी जानते हैं कि उनके लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ तक उनकी सीमा है। तो दीज पीपल आर ऑलवेज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज उनको कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। वो अपने गाइड खुद होते हैं। उनकी अंदर से जो उनके विचार होते हैं, जो उनके अंदर भाव चल रहे हैं, वो उसको असेस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति आत्मविश्लेषी, मतलब सेल्फ असेसमेंट करने वाले, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने वाले, अंतर्मुखी, अंदर झांकने वाले, आत्मचिंतनशील, मतलब एक उनकी थॉट प्रोसेस अपने बारे में हमेशा चलती रहती है और इस तरह की क्षमताएं उनकी शामिल होती है। स्वयं को समझने तथा स्वयं के विचारों, संवेगों, भावनाएं, उद्देश्यों एवं इच्छाओं को जानने तथा ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं समझने की योग्यता उनके अंदर होती है। वो न केवल अपने अंदर क्या चल रहा है, उनके विचार क्या हैं, उनकी भाव क्या है, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, ये तो जानते ही हैं, लेकिन ये किस तरह से उनके बाहरी व्यवहार को एडमिनिस्टर करेगा, मॉनिटर करेगा, उनको गाइड करेगा, इसको भी वो अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए वो अपनी क्षमताओं को भी जानते हैं और अपनी लिमिटेशंस को भी जानते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इनके कौशल में शामिल है स्वयं की शक्तियां, स्वयं की कमजोरियों को पहचानना, स्वयं विचार प्रकट करना एवं उनका विश्लेषण। वो अपने विचारों को एनालाइज भी करते हैं, सेल्फ एनालिसिस भी बहुत अच्छी होती है उनकी। अंदरूनी भावनाओं के प्रति जागरूकता, समझ रखना, इच्छाएं, सपने, वो सब्जबाग नहीं बनाते, क्योंकि उनकी इच्छाएं, जो सपने हैं वो उनकी क्षमताओं के अनुरूप होते हैं। या तो वो उसके लिए मेहनत करेंगे, अगर वो स्वप्न देखेंगे तो वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि दे नो कि मेरा जो इच्छा है और मेरा जो लक्ष्य है उसके बीच में, मेरी प्रतिभा और उस लक्ष्य के बीच में कितना गैप है, इसको वो एनालाइज करेंगे। तो या तो वो उसके लिए मेहनत करेंगे या वो अपने लक्ष्य को बदल लेंगे। तो ये उनकी एक जो सोच होती है वो मैच्योर होती है, डेवलप्ड होती है और एनालिसिस के लिए वो हर समय तैयार होते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं। स्वयं के साथ तर्क वितर्क करना, दूसरों के साथ स्वयं की भूमिका की समझ, ये उनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सामान्यतः अंतर्मुखी होते हैं, बिकॉज वो अपने साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है उनको। सहज ज्ञान, अंदर से बहुत सहज होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। उनका बिहेवियर बहुत ही एकदम हमेशा नॉर्मल रहेगा। वो कभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आएंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना, समभाव में रहते हैं। ना अधिक सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, और कोई परेशानी, दुख आ जाए तो बहुत ज्यादा टूट नहीं जाएंगे। तो वो इसको मैनेज करना जानते हैं। तो दे आर वेरी गुड इन आर्ट ऑफ लिविंग। उनकी जो जीवन जीने की कला है वो उनको आती है, और हर कार्य को वो अकेले कर सकते हैं, मतलब प्रसन्न रहते हैं, अकेले रहने में प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कंपनी की जरूरत नहीं होती है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा भारी घटनाओं से भी प्रभावित नहीं होते। मतलब एकदम से ये नहीं हो गया कि बाहर कुछ बहुत अच्छा हो गया तो बहुत एक्साइटेड हो गए एकदम से, और बाहर कुछ उनके जीवन में कुछ गलत घटित हो गया तो एकदम से डिप्रेस्ड हो गए। तो ओवरऑल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। आंतरिक रूप से उनकी आत्मिक क्षमता जो होती है वो पूर्णतः विकसित होती है। और इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो किस तरह के कैरियर्स में जा सकते हैं? वो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि उनके अंदर समझ बहुत होती है। फिर रिसर्च में जा सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, सीईओज, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज बन सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी बहुत है उनके दिमाग में। आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। अब जितने उदाहरण यहाँ दिख रहे हैं आपको, स्वामी विवेकानंद, वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारे गुरु, हमारे मास्टर, उनकी सहधर्मिणी माता भगवती देवी शर्मा, ये श्री माँ जो पांडिचेरी के
में जो श्री अरविंद जी हुए हैं पुंडीचेरी में, उनकी जो शक्ति स्वरूपा थी श्री माँ, जो फ्रेंच लेडी थी श्री अरविंदो जी, और रामकृष्ण परमहंस, उनकी लीला सहचरी माँ शारदा देवी, इस तरह के जो व्यक्तित्व है ये बहुत ही इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के धनी थे। ये तो बहुत उच्च कोटि की आत्माएं थी, पर यदि हम चाहें तो हम अपने बच्चों के अंदर भी इस प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। ये जैसा मैंने पहले बताया कि ये व्यक्ति आत्मविश्लेषी, आत्मचिंतनशील होते हैं, और ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं ना कि ये किस तरह से अपनी भावनाओं विशेषताओं को जानते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया था, बटन दूसरा दब गया। अच्छा, अब इसके लिए हमको करना क्या हो? आप में से कोई बता सकता है कि इसके लिए हमको क्या करना होगा? हालांकि इसमें दिया हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस इंटेलिजेंस का डेवलप होना इसलिए है कि जो अपने बारे में नहीं जानता वो संसार के बारे में जान करके क्या करेगा। लेकिन अधिकतर पर्सनैलिटीज ऐसी हैं, हम अपने को समझने का प्रयास नहीं करते और संसार की जितने ज्ञान है उसको हम सीखने में जीवन निकाल देते हैं, पर वो उसमें कहीं ना कहीं बीच में व्यवधान आता है। तो कुछ समय निकाल करके हर व्यक्ति को, हमारी उम्र में भी, इफ वी हैव मिस्ड आउट ऑन दिस, तो आज भी हम समय कर सकते हैं कि अपनी शक्तियों, अपनी क्षमताओं का आकलन करें, समझें अपने को, अपने अंदर झांकें। इसीलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इस प्रतिभा के विकास के लिए जो हम आपको कराते हैं वो है ध्यान, बहुत आवश्यक है। और एक पूरी प्रोसेस गुरुदेव ने दी है, जिसका इसको हम अभी समझाएंगे आपको, यानी कि आत्म समीक्षा करना, फिर उसमें सुधार करना, उसके बाद अपना निर्माण करना और अपना विकास करना। ये पूरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें नियमित रूप से आप 5-10 मिनट अपनी समीक्षा करिए, अपना निरीक्षण करिए, अपने गुणों अवगुणों पर दृष्टि डालिए, और उसके अनुसार जब डायग्नोसिस बन जाती है तो ट्रीटमेंट डॉक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जब आपने एक एनालिसिस कर ली कि मेरे अंदर ये अवगुण है, तो उसका सुधार हम कैसे करेंगे, वो आत्म सुधार की प्रक्रिया होगी, अपने अवगुणों को दूर करना। जब अवगुण आपके दूर हो गए तो आपके अंदर कुछ जगह खाली हो गई, तो आप अपना निर्माण करेंगे, आप अपने अंदर सद्गुणों का रोपण करेंगे। इसे कहते हैं आत्मनिर्माण की प्रक्रिया। और धीरे धीरे डे बाय डे जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे आप चेंज होते चले जा रहे हैं, आपके अंदर अवगुणों की संख्या घटती चली जा रही है और सद्गुणों का, अच्छी आदतों का विकास होता चला जा रहा है। आपके अंदर गुणों की भरमार है, आपके आसपास के लोग आपसे कहने लगेंगे कि आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। ये आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। और जब आपको लगे कि हाँ एक्चुअली मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया है, तो आप आत्म विकास की यात्रा पे निकलिए, यानी कि अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। इसके लिए और लोगों को प्रोत्साहित करिए कि वो कैसे अपनी समीक्षा करते हुए, अपने अंदर सुधार लाते हुए अपना निर्माण कर सकते हैं, फॉर द गुड, फॉर बेटरमेंट, अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन कर सकते हैं। और ये होता है आत्म विकास, यानी कि अपने इस ज्ञान का विस्तार। आत्मवत् सर्वभूतेषु, आपके भाव का भी विस्तार होगा, आपको सबसे प्रेम लगेगा, सबसे आत्मीयता लगेगी, सबसे आप सबका भला चाहेंगे, परमार्थ की भावना आपके अंदर बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो लाभ आपको हुआ है वो आप सबको देना चाहते हैं। और यही आत्मा का गुण है कि हमारा विस्तार हो, हमारा विकास हो, हम सबको एक साथ समझे। इसके लिए आवश्यक है कि गर्भवती अपने मूड स्विंग्स के प्रति जागरूक रहें, उसको बहुत हावी ना होने दें, अपने ऊपर सदा प्रसन्न रहें, अप्रिय प्रसंगों की चर्चा ना करें, उसके ऊपर चिंतन ना करें, उसको फिल्टर आउट कर दें, फिल्टर लगा के रखिए, वो बच्चे तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी प्रकार का निराशावादी चिंतन से बचें, परिवारजन भी सहयोग करें, और सारी गर्भवती या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गर्भवती पर ना डालें, उसके परिवार, पति, घर वालों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाए, टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए और नियमितता से उसका पालन होना चाहिए। स्वाध्याय, ध्यान, जैसा मैंने बताया, इससे विकास होता है। और अभी जैसा हमने कहा, सूर्य का ध्यान नाभि में, गर्भ शिशु के भीतर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मबोध और तत्व की साधना। अब हमारे पास समय थोड़ा सा सीमित है, तो हम और इंटेलिजेंसेस को भी पढ़ेंगे, लेकिन इस इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे कि हमें ध्यान नियमित रूप से करना है,
जो लोग वर्किंग हैं वो 15-20 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। जो गृहिणी हैं जिनके पास समय है वो नियमित आधा घंटे का ध्यान करें। तरह तरह के ध्यान आपको क्लासेस में कराए जाते हैं, आपके डिमांड पे हम उनको शेयर भी करते रहते हैं। दूसरा, सोने से पहले नियमित कुछ अच्छा पढ़े, स्वाध्याय करें। और इसके अलावा जो मैंने प्रोसेस बताई, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ एनालिसिस, मतलब फिर उसके बाद सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन यानी आत्मनिर्माण, और सेल्फ एक्सपेंशन यानी आत्मविकास की प्रक्रिया को जरूर रखना। और जो लास्ट में है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। आसान शब्दों में हम समझेंगे इसको तो ये क्या है, ये है डे प्लानिंग एंड डे एनालिसिस। तो ये जो आत्म समीक्षा को भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, पर बेसिकली ये आत्म चिंतन ना होकर के ये हमारी पूरी दिनचर्या की प्लानिंग है, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं, जो जगने के साथ करनी होती है। और तत्वबोध जो दिन भर हमने किया उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, वो सोते समय करना। ये विशेष तौर पे 2 आध्यात्मिक साधनाएं हैं। ये बहुत ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया तो 5 ही मिनट की है, लेकिन ये बहुत ही गूढ़, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ संध्या करने का प्रावधान था, तो संध्या करी जाती थी सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के साथ। लेकिन आप इसको, चूंकि अब आधुनिक युग में हम सभी सूर्योदय के साथ या सूर्यास्त के साथ अपना दिन की शुरुआत या दिन का एंड नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप जगने और सोने के साथ जोड़ दीजिए। आत्मबोध जगने के साथ और तत्वबोध सोने के समय करना है। करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो शब्द पे ध्यान दीजिए, आत्मबोध। आत्मबोध मतलब स्वयं का बोध, स्वयं के प्रति जागरूक होना। उठते साथ ही भगवान का धन्यवाद देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद 5 मिनट निश्चल अपने बेड पे बैठे रहें और विचार करें कि आज का दिन आपको किस तरह से उपयोग करना है। आप ये भाव बनाइए कि आपको एक दिन का जीवन मिला है और इसको आपको अपने शिशु के निर्माण में लगाना है। आप 4 दिन बाद की प्लानिंग मत करिए, आज प्रेजेंट में रहिए। आज का दिन मुझे अपने शिशु के निर्माण के लिए यूज करना है, उसके लिए मैं क्या क्या करूंगी, वहीं से दिमाग में शुरू कर दीजिए। जैसे आज मुझको ये कहानी सुनाऊंगी, मैं इस तरह का आहार का सेवन करूंगी, आज मुझे इतने बजे ध्यान करना है, पहले सुबह उषा पान करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ी देर जप करना है, संभव हो तो वीकली यज्ञ करना है, आहार की पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है, नाद योग में इस समय करूंगी, कौन से गीत सुनूंगी, ये पूरी प्लानिंग। और इससे क्या लाभ शिशु को रहा उसका भी भाव करते जाए। मैं माँ हूं, आत्मबोध मतलब अपने को बताना है रोज, मैं माँ हूं और मेरा इस समय का प्रथम कर्तव्य इस जीवन का ये है कि इस शिशु का निर्माण, और आज का दिन मुझे मिला है ये पूरा एक जीवन की तरह मुझे यूटिलाइज करना है। जैसे एक जीवन एक दिन में समा गया हो, पूरा जीवन इस दिन में मुझे जीना है, तो मुझे एक पल भी नहीं है व्यर्थ गंवाने के लिए। तो इसके लिए आप आत्मबोध की साधना करेंगे। और तत्वबोध जब सोने जाएंगे तो भाव बनाएंगे कि किस तरह से एनालाइज करेंगे। सुबह डे प्लानिंग करिए, सोने के साथ तत्वबोध या डे एनालिसिस, अर्थात जो मैंने सुबह संकल्प लिए थे तो उनका मैं निर्धारण कर पाई कि नहीं, उनके प्रति मैं कितनी जागरूक रही, कितनी डेडिकेटेड रही, तो ये आपको एनालाइज करना है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मन में किसी प्रकार का गिल्ट, किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे दिन दिया और मैं इतना कुछ कर पाई। जो नहीं हो पाया उसको हम कल के ऊपर छोड़ करके, ऐसे जैसे हम सोने क्या जा रहे हैं बल्कि मृत्यु बोध में जा रहे हैं, पूरे निश्चिंत होकर के ईश्वर के चरणों में सब कर्मों को समर्पित करके सोने चले जाइए। अब विज्ञान क्या कहता है इसको आप समझ लीजिए। वैज्ञानिक रूप से क्या होता है, जो अचेतन मस्तिष्क बच्चे का गर्भ के 9 महीने और जन्म के 5-7 साल तक पूरे समय कॉन्शियस, मतलब पूरे समय सक्रिय है, आपका सबकॉन्शियस दिन में 2 बार उठते समय और सोते समय एक्टिव होता है। एक विंडो खुलती है जिसमें आपका कॉन्शियस इस समय शांत है, सब कॉन्शियस की विंडो खुल गई। और इस समय जब सब कॉन्शियस की विंडो खुलती है तो आपके मस्तिष्क की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जब आप ईईजी लेंगे, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम लेंगे अगर इस समय, तो आपके मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस समय कम है।
उस तरह की है जैसे आप ध्यान में बैठते हैं। इस समय आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स की प्रधानता है और इस समय आपका मस्तिष्क शांत है, आपका सबकॉन्शियस जागृत है और उस समय आप जो भी स्वयं को बताते हैं, जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसको ग्रहण करना, उसको जीवन में उतारना, उसको आत्मसात करना बहुत सरल हो जाता है। इसीलिए सुबह आत्मबोध करें, अपना टाइम टेबल स्वयं को बताएं, मन ही मन उसको बताना है स्वयं को कि मुझे ये करना है। और इसी तरह से सोते समय कोई नेगेटिव इमोशन नहीं कि मैं ये नहीं कर पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल कर लेंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट, जो समस्याएं हैं उनको बिल्कुल जीवन से निकाल करके पूरा अच्छा विचार। इसीलिए रात को सोते समय स्वाध्याय करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, एक प्रार्थना करिए और प्रसन्नचित्त होकर के, रिलैक्स होकर के नींद में जाइए, जिसे हम तत्व कहते हैं। तो आशा करती हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी और इस तरह से आप बच्चे के अंदर इस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं दूसरी इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब बच्चे को हमको सोशली एक्टिव भी बनाना है, उसके सोशल स्किल्स भी डेवलप करने हैं। आप लोग सभी लोग, ज्यादातर लोग कृष्ण भगवान का चित्र लगाते हैं ना अपने कमरे में। हम चाहते हैं हमारा कान्हा जैसा बच्चा हो। तो कान्हा की क्वालिटी क्या थी? उनके अंदर उनके सहयोगी बहुत थे। ही वॉज वेरी वेरी पीपल स्मार्ट। उनके मित्र कितने थे, मित्र बनाने की कला उनके पास अद्भुत थी। तो ये कला हमें अपने बच्चे को देनी। अगर हम चाहते हैं कि कान्हा की कोई क्वालिटी, कृष्ण भगवान की कोई क्वालिटी, योगेश्वर कृष्ण की कोई क्वालिटी हमारे बच्चे के अंदर आए, वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये दूसरों के साथ बेहतर अच्छे संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं, मित्र बनाने में कुशल होते हैं, इनके बहुत सहयोगी होते हैं और ये दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। इसीलिए इनका इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा होता है और उनके पर्सपेक्टिव से, सामने वाले के नजरिए से वो चीज को या तो किसी घटना को या परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनके अंदर भावना, इरादों और प्रेरणाओं को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। इनके अंदर दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, वो इस सिचुएशन में क्या चाहता है, इसको समझने की जो एक्स्ट्रा पावर होती है, इसकी वजह से ये संवाद में भी माहिर होते हैं। इनकी वाक शक्ति बहुत डेवलप होती है और इनकी जो मित्र बनाने में ये अन्य भाषाओं का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि शारीरिक भाषा, नजरे से, इशारों से, हाथ से। ऐसे हम लोग मित्र के पास जाते थे, इसके कंधे पे हाथ रख लिया, उसको प्यार से गले लगा लिया, उससे 2 बोल प्यार के बोल लिए, उससे क्या हो जाता है, बहुत सारे हमारे सहयोगी बन जाते हैं। तो ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के धनी लोग होते हैं, तो ये इनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, इनका व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी होती है, इनका EQ, इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा डेवलप होता है, इनका सोशल क्वोशंट बहुत अच्छा डेवलप होता है। और इनके अंदर कौन सी क्षमताएं होती हैं, ये दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझते हैं। नहीं तो क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब भी विचारों में कटाव होता है, मतभेद होता है, तो हर व्यक्ति अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है। लेकिन जो इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट लोग होंगे वो हमेशा बीच का रास्ता निकाल लेंगे, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड कि दूसरा व्यक्ति किस दृष्टिकोण से उस चीज को देख रहा है। सहानुभूति उनके अंदर होती है, उनके अंदर संवेदना जागृत होती है। तो इसके कारण वो लोगों की मनोदिशा, उनकी भावनाओं को समझते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। इसलिए वो सिचुएशन में हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं, कभी उनका क्लैश नहीं होता और बल्कि वो उनको बुलाया जाता है संघर्ष सुलझाने के लिए। किस तरह से वो विश्वास का निर्माण करते हैं, परामर्श बहुत अच्छे देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और समूह में काम करना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अच्छे समन्वयक, दे आर वेरी गुड कोऑर्डिनेटर्स, तो अच्छे लीडर्स भी बनते हैं क्योंकि वो सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबके साथ उनके जो संबंध होते हैं वो बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वालिटी सभी के अंदर हमको देखना चाहिए कि डेवलप हो, क्योंकि चुनौतीपूर्ण समय है, हम अकेले नहीं चल सकते, हमको कुछ भी बड़ा कार्य करने के लिए टीम चाहिए। आज टीम वर्क का टाइम है,
तो इसलिए हमारे को इस तरह से लोगों से मिलना चाहिए, डिस्कशंस करने चाहिए। जैसे आप लोग भी अपने कुछ पर्सनल ग्रुप्स भी बना सकते हैं। इतने सारे लोग क्लासेस में आते हैं, नाम तो पढ़ते ही होंगे, जो रेगुलर हैं वो एक दूसरे से मिलें, जाने समझें एक दूसरे को, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, ग्रुप में एक्टिव करिए होइए। तो इससे बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये किस तरह के करियर को ऑप्ट करते हैं, ये बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविटीज में बहुत आगे रहते हैं, मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रबंधक, मनोवैज्ञानिक होते हैं क्योंकि दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, परामर्शदाता, काउंसलर्स, आजकल बहुत सारे काउंसलिंग्स का टाइम है, आजकल बहुत ज्यादा ये जो आपका इवन मैनेजमेंट कंपनियों को जो मैनेज करते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, जिसे कहते हैं कंसल्टेंसी, यस, दे रन देयर ओन कंसल्टेंसी, तो दे आर वेरी गुड कंसल्टेंट्स, वो आप एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। नेता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, राजनीति में भी अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो सही रास्ते को अपनाए। तो आप मोदी जी को देखिए, उन्होंने एक स्वतंत्र विदेश नीति भारत को डिजाइन करके दी, तो ही इज सो गुड विद पीपल, वो जान जाते हैं कि अगले को क्या पसंद आएगा। इसीलिए तो पूरे कहना चाहिए विश्व के सभी नेता उनको प्यार करते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ही इज वेरी वेरी गुड विद अदर पीपल, उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत डेवलप्ड है। शिक्षक, अगर शिक्षक बनेगा बच्चा तो उसको बच्चे बहुत प्यार करेंगे। एक वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा था, एक शिक्षक कहीं से ट्रांसफर हो रहा है तो बच्चे रो रहे हैं, उसको लपेटे ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यार कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो कितना प्रेम बांट रहा था, कितना उसका व्यवहार बच्चों के साथ अच्छा था। वो बच्चों को बच्चों के स्तर से लेवल पे जा करके उनको समझता होगा, उनको पढ़ाता होगा, उनकी तकलीफ समझता होगा, उनको गाइड करता होगा, तभी तो बच्चे इतना उसको मिस कर रहे हैं या उसके लिए इतने आंसू बहा रहे हैं। ये लोग सुधारक बन सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जो उच्च क्षमता वाले व्यक्ति हमारे समाज में हुए, उनके उदाहरण हैं जैसे महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा राम मोहन राय जिन्होंने कितने सोशल रिफॉर्म्स किए, सावित्रीबाई फूले जिन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए कदम उठाया, सिंधु ताई जो इतने बच्चों को, अनाथ बच्चों को पाल रही हैं, किरण बेदी। तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में विलक्षण कार्य कर रहा है। तो हम डेफिनेटली ये समझते हैं कि ऐसे बच्चे जो इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट होंगे वो सामाजिक कार्यों में रुचि रखेंगे, पारिवारिक कार्यों में भाग लेंगे। आजकल बच्चे क्या अपने फैमिली फंक्शंस में नहीं जाते, वो केवल अपने फ्रेंड्स में जाना चाहते हैं, ये गलत है। हमको परिवार में सहभागिता का, सहकारिता का माहौल बनाना चाहिए, एनवायरमेंट होना चाहिए, हर किसी से मधुर संबंध होने चाहिए। तो ऐसे बच्चे सोशली एक्टिव होते हैं और मन ही मन सबको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, सबको जज नहीं करते, किसी को, सबको पॉजिटिव रूप में देखते हैं। इनके मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, बैर का भाव नहीं होता है, कि इन बच्चों के अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं होता है। या बच्चे क्यों, बड़े ही जो इस प्रतिभा से संपन्न होते हैं, इनका चिंतन संवेदनात्मक होता है, यानी कि इनके अंदर बहुत सहानुभूति होती है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रफुल्लता रखते हैं, अच्छे श्रोता बनते हैं। समझने के लिए उनको सुनना पड़ता है, इसलिए दूसरे की बात सुनते हैं, सोच समझ कर, दूसरे की भावनाओं को समझ करके अपने व्यवहार को डिसाइड करते हैं, दूसरे के हितों के संदर्भ में बात करते हैं, जिससे कि किसी का भी अहित ना हो। घर परिवार व जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दूसरे पर्सन को आप महत्व देंगे तभी तो वो आपका अपना बनेगा, और उस रिश्ते में कोई छल कपट ना हो, कोई मोटिव, कोई अन्य मैनिपुलेशन ना हो, ईमानदारी हर रिश्ते में हो। तो इस तरह से आपके जो है सहकारी जन और सहयोगी जन बढ़ते जाते रहे, और इस तरह से हम आपस में, समाज में एक कम्युनिटी फीलिंग, एक टुगेदरनेस की, यूनिटी की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। सबके प्रति मित्रता का भाव हो, दुखी के प्रति करुणा, कंपैशन को डेवलप करें, और पुण्यवान के प्रति मुदिता, जो पुण्य कर रहा है उसको हम रिस्पेक्ट करें, उसका आदर करें, उसके प्रति अच्छा भाव रखें। अरे इसका कोई पर्पस होगा, अरे ये इतना जो कर रहा है, अरे इसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, ये नहीं। पुण्य को आप, पुण्यवान जो भी कुछ अच्छा काम कर रहा है उसको हम एनकरेज करें और उसका सम्मान करें, और पापी की हम बुराई ना करें, उसको सुधारने का प्रयास करें, उपेक्षा करें। इस तरह से भावनाओं के संबोधन करने से भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो आई थिंक सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, कोई क्वेश्चंस हो तो ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस थी, इसलिए मैंने विस्तार से लिया। आगे की एक्टिविटीज आपकी चलती रहती हैं,
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के लिए भी हम कुछ ग्रुप एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग स्वयं भी प्रयासरत रहिए। इस समय अपने मित्रों से बात करते रहिए, परिवार में जिससे प्रेम भाव हो सभी से प्रेम भाव बढ़ाने का प्रयास करिए। कोई सोशल फंक्शंस आपकी सोसाइटी में हो रहे हैं, घर के आसपास हो रहे हैं, उससे सम्मिलित होइए। हाँ, प्रोवाइडेड वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे डीजे बज रहा हो वहां ना जाइए, कोई पार्टी ऐसी हो रही है जहाँ शराब है, सिगरेट है, ऐसी जगह मत जाइए। हाँ, कोई हेल्दी डिस्कशंस अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाइए, अच्छा कोई डिस्कशन करिए, सामूहिक कोई धार्मिक गतिविधि हो रही है उसमें सम्मिलित होइए। तो इस तरह के एंजॉयमेंट्स आप रखिए सोशल एक्टिविटीज के, जिससे कि बच्चे का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप हो।